कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और व्हाइट हाउस में प्रेस सचिव कैरोलिन ल्यूविट के इस बयान के बाद चुप्पी पर सवाल उठाया कि अमेरिका ने भारत को अस्थायी रूप से रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी थी। कांग्रेस ने कहा कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बयान ये हमारी संप्रभुता और गरिमा का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 साल के हरीश राणा के लिए इच्छा मृत्यु की आज अनुमति दे दी। हरीश पिछले 12 वर्ष से अधिक समय से कोमा में पड़े हुए हैं। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने एम्स को राणा को पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती करने का निर्देश दिया ताकि उनके जीवन रक्षक उपकरणों को बंद किया जा सके। हरीश राणा 2013 में की इमारत की चौथी मंजिल से गिरने के बाद सिर में गंभीर चोटों का शिकार हो गए थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने एनसीईआरटी को सभी कक्षाओं की किताबों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि अगर केंद्र सरकार पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाती तो अच्छा होता। सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब से जुड़े एक सुओ मोटो केस की सुनवाई कर रहा था, जिसमें जुडिशरी भ्रष्टाचार को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट प्रकाशित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केरल दौरे में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। राज्य के तटीय शहर कोच्चि में मछुआरा समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केरल का नाम बदलकर केरलम किया जाना मलयाली भाइयों के लिए खुशी का क्षण है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के 12वें दिन आज ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू किया है और इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों का निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अमेरिकी टेक कंपनियों गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और ओरेकल के इजरायल, दुबई और अबू धाबी में मौजूद दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बना सकता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और अमेरिकी अधिकारियों के हालिया बयानों के बाद बुधवार को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ। आज चांदी की कीमत 1560 रुपए गिरकर 2.75 लाख रुपए प्रति किलो और सोने का भाव 560 रुपए गिरकर 1.63 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच आज ब्लू चिप बैंक शेयरों में बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरकर 91.89 पर आ गया। सेंसेक्स टूटकर 77,230.24 अंक और निफ्टी 23,993.85 अंक पर आ गया। T20 विश्व कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद जारी आईसीसी की ताजा आंकड़े में भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा नंबर 1 और ईशान किशन ने नंबर 2 पर कब्जा जमा लिया है। T20 बल्लेबाज में शीर्ष 10 में तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव हैं। तिलक को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वो 7वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं सूर्य कुमार 2 स्थान के नुकसान के साथ 9वें पायदान पर पहुंच गए। टूर्नामेंट में 14 विकेट लेने के बावजूद वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने एक बार फिर दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाजी कुर्सी हासिल कर ली है। भारत को 22 साल बाद एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। 2027 में एशिया कप तीरंदाजी का दूसरा चरण दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस फैसला को कोलकाता में हुई विश्व आर्चरी एशिया की बैठक में मंजूरी दी गई। भारत ने आखिरी बार 2005 में किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, जब दिल्ली में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। मध्य प्रदेश में इस बार मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में भी दिन का पारा लगातार चढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 मार्च के बाद गर्मी का असर और तेज हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहले जहां हवाएं उत्तर पूर्व से आ रही थी, वहीं अब पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर से चल रही हैं। ये हवाएं राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से होकर मध्य प्रदेश तक पहुंची, जिससे तापमान तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल में हिंदू नववर्ष स्वागत को लेकर कर्मश्री संसद और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन 18 मार्च को अटल पथ तात्या टोपे स्टेडियम में किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दीप प्रज्वलन कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया जाएगा। कर्मश्री संस्था के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने बताया कि इस वर्ष के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कवि एवं श्री राम कथा वाचक डॉक्टर कुमार विश्वास भी शामिल होंगे। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने राजधानी भोपाल में बड़ी कार्रवाई करते हुए आज सुबह माइनिंग कारोबारी दिलीप गुप्ता के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। छापे की कार्रवाई में टीम ने दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले। इससे पहले ईओडब्ल्यू ने दिलीप गुप्ता के 2 ठिकानों पर छापा मारा था, जहां से भारी मात्रा में नकदी, दस्तावेज और कई महत्वपूर्ण फाइलें बरामद हुई थी। मध्य प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर की कमी को लेकर कांग्रेस आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में गैस सिलेंडर का संकट गहराता जा रहा है और आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कमी की भी आशंका है। कांग्रेस का कहना है कि स्थिति में कालाबाजारी बढ़ने की संभावना से पार्टी ने ब्लॉक स्तर पर टीमें बनाने का फैसला किया है, जो हालात पर नजर रखेंगी।
भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल की सुपुत्री सुरभि खंडेलवाल का निधन हो गया। कोठी बाजार मोक्षधाम में सुरभि का अंतिम संस्कार किया गया। सुरभि के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। कॉलेज कैंपस अब आवारा पशुओं का ठिकाना नहीं बना पाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेज को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार कॉलेज परिसर की सुरक्षा और पशुओं को बाहर करने की जिम्मेदारी कॉलेज के प्राचार्य और उप प्राचार्य निभाएंगे। इन अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर परिसर में लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड परिसर में 10 मार्च को बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने रोजा इफ्तार समारोह का आयोजन किया। आयोजन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, प्रदेश भर के गणमान्य नागरिक एवं चारों धर्मों के धर्मगुरु एवं वक्फों के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल की अध्यक्षता में जमाल सिद्दीकी और मुफ्ती शहर अब्दुल कलाम कासमी के हाथों रोजा से संबंधित राशन सामग्री भी प्रदान की गई। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गैस की तरक्का से कहा है कि राजधानी में एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। कलेक्टर ने कहा कि अत्यावश्यक सेवाओं, हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थाओं को इसमें छूट दी गई है।